हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए पेपर सेट डिस्कशन में, जहां पे पूरे 25 क्वेश्चंस, कंप्लीट 25 क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आज के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे हैं, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा है। कुछ आसान से लगेंगे आपको, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको मॉडरेट लेवल का ये पेपर देखने को मिलेगा। सेशन को पूरा देखना है और पूरे 25 क्वेश्चंस को जिस तरीके से मैं ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेन करता हूं, आपको वो जरूर सॉल्व करना है। यानी 25 क्वेश्चंस आपको 100 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, 100 कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से बच्चों आप सभी को इंग्लिश में मेंटोर करते आया हूं। आज के सेशन में मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना, पीवाईक्यू सॉल्व करना या एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफी आसान बना दूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, जिस तरीके से करने से आपको कभी भी कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होगा। आप 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे और क्वेश्चंस भी सारे करके आएंगे। कुछ इस अंदाज में हम आज का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले आज देख लीजिए, आज है आपका 12 सितंबर 2024। थर्ड शिफ्ट का पेपर आज हम आपके साथ लेकर आए हैं डिस्कस करने के लिए। सो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपको सॉल्व करना है। ये आपके सामने सेंटेंस है, विल नेवर ओवरलुक, यानी विल नेवर ओवरलुक। तो विल ओवरलुक आपका दिया हुआ है आपकी वर्ब। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको एक्टिव वाइज में वर्ब दी हुई हो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वाइज में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो लिखो, जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बी लगा के थर्ड फॉर्म कर दो। नेगेटिव नेवर होने की वजह से नेवर भी लिखा रहेगा दोस्तों। अब मैंने बी लगाने की बात करी है, मैंने बीन लगाने की बात नहीं करी है। विल नेवर बी ओवरलुक्ड ये हो सकता है, विल इसमें नेवर नहीं है तो नहीं हो सकता। यहां पे नेवर का नॉट बना दिया, नहीं हो सकता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और केवल एक ऑप्शन रह जाता है, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आया समझ में कैसे किया? वाइस को मैं हमेशा कहता हूं एलिमिनेशन से करो, कभी गलती नहीं होगी बच्चे। 100% करेक्ट होगा अगर आप एलिमिनेशन से वाइस करते हैं तो, और वो भी केवल वर्ब की वाइस चेंज करिए और ऑप्शंस में कूद जाइए, इतने में काम हो जाएगा आपका। लेट्स हैव सेकंड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सके। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। देखो इसमें हालांकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन एक और वर्ड होता है जो कंफ्यूज करता है, दैट इज एपियरी। और यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एवियरी। इसको लेकर मैंने देखा है बहुत बार कि जब भी पूछेगा एपियरी वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में ये भी लिखेगा, ये भी लिखेगा, या ये पूछेगा तो भी दोनों लिखेगा। एवियरी और एपियरी ये दो शब्द होते हैं और बच्चा हमेशा भूल जाता है कौन किसका था। एक्चुअली इसमें से एक ऐसा है प्लेस जहां पे बर्ड्स रहती हैं और एक ऐसा प्लेस है जहां पे मधुमक्खी रहती है, बीज रहती है। अब सवाल ये कि कौन सा बर्ड का है, कौन सा मधुमक्खी का है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाला आपका बर्ड रहने की जगह है और ये वाला आपकी बी रहने की जगह है। अब सवाल ये है याद कैसे करेंगे, भूल जाता है ना मेरे प्यारे साथियों। जनरली क्या होता है, देखो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो केवल ये पी है, यहां पे वी है, बाकी सब सेम है ना। ये जो वी जैसा बना है, आप बचपन में आपने भी शायद इस टाइप की आर्ट बनाई होगी, किसी पहाड़ी में ऐसे ऐसे पहाड़ बना के यहां सूरज निकाल दिए होंगे और फिर इधर को ऐसे बर्ड उड़ा दिए होंगे, ऐसे ऐसे, याद है? तो हम ये जो बर्ड उड़ाया करते थे, ये बिल्कुल वी के शेप में उनका पंख बना देते थे ऐसे करके, हैं वी के शेप में होती थी, अर्थात जिसमें वी लिखा हुआ है वो हमारा बर्ड वाला हो जाएगा। बस एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप बी का हो जाएगा। आया समझ में? सो अभी क्वेश्चन का आंसर है एवियरी, एक लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। पक्षीशाला कहते हैं इसको हिंदी में, पक्षीशाला, एक ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एवियरी। द एवियरी हाउसेज रेयर स्पीसीज ऑफ, द एवियरी जो है वो हाउसेज मतलब निवास करती है, यानी एवियरी में रखे जाते हैं रेयर स्पीसीज ऑफ पैरट्स के। आप जाके देखेंगे बहुत सारे पैरट्स मिल जाएंगे, बहुत टाइप के पक्षी मिल जाएंगे। याद हो गया ना एवियरी? अब एपियरी अपने आप याद हो जाएगा। अब दूसरा देखो, जू, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, जहां पे हर जानवर पाए जाते हैं। वी विजिटेड द जू टू सी द लायंस एंड टाइगर्स, पहला हो गया। सैंक्चुअरी का मतलब होता है अभयारण्य, यानी एक प्रोटेक्टेड प्लेस
फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जैसे आपने सुना होगा बर्ड सैंक्चुरी होता है ना, बर्ड सैंक्चुरी यानी एक ऐसी जगह जहां पे बर्ड्स रखे जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजों के सैंक्चुरी होते हैं, है ना। द टाइगर सैंक्चुरी अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट। टाइगर सैंक्चुरी का मतलब टाइगर वहां पे रखे जाते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके हंटिंग से, वो कोई शिकार उनका ना कर पाए। तीसरा वर्ड है हाइव, मींस होता है मधुमक्खी का छत्ता। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे मधुमक्खियां रहती हैं उस स्ट्रक्चर को हाइव कहते हैं। आपने देखा होगा शहद निकलता हुआ छत्ता वगैरह, बहुत सारे देखे होंगे, तो वो होता है हाइव, HIVE। द हाइव वॉज फुल ऑफ बजिंग बीज। जो हाइव है पूरी तरीके से भनभनाती हुई मधुमक्खियों से भरा पड़ा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। हाइव हो गया, सैंक्चुरी हो गया, जू हो गया, एवियरी हो गया, और एक और वर्ड दैट इज एपियरी हो गया। किसी ना किसी पेपर सेट में आपको एपियरी भी मिलेगा। ठीक है, इसी साल की बात है, 2024 में, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यही 24 का जो सेट हम आपको करा रहे हैं इसमें पक्का किसी ना किसी दिन एपियरी भी मिलेगा, जैसे आज एवियरी मिला है। कैटास्ट्रॉफ का अपोजिट बताना है। पहले तो कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा, कैटास्ट्रॉफी शब्द। कैट कैटास्ट्रॉफी में दब गई, कैट कैटास्ट्रॉफी में दब गई, तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब तबाही या तो आपदा, हम ये कह सकते हैं। तबाही या तो आपदा को कैटास्ट्रॉफ कहा जाता है दोस्तों। अब सवाल ये है कि हमें इसका उल्टा चाहिए, तो आपदा एक नेगेटिव वर्ड है। अगर उसने सिनोनिम मांगा होता तो हम लगा देते दोस्तों डिजास्टर, क्योंकि डिजास्टर मतलब भी आपदा ही होता है। कई प्रकार के डिजास्टर्स होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं नेचुरल डिजास्टर तो इसका मतलब नेचर के द्वारा जो डिजास्टर लाया गया, नेचर के द्वारा जो तबाही लाई गई, जैसे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया दोस्तों, सुनामी आ गई, ये सभी क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, जो भगवान के द्वारा किए जाते हैं, नेचर के द्वारा किए जाते हैं, है ना। साइंस की भाषा में बोले तो नेचर के द्वारा जो किए जाते हैं, तो ये डिजास्टर आपका हो गया। उसने कहा अपोजिट बताइए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इमैकुलेट भी नहीं होगा, नर्चर भी नहीं होगा, लेकिन सक्सेस आपके पास एक वर्ड है। क्योंकि बच्चे जब आपदा लग गई तो आपदा का मतलब है पूरा विनाश हो गया, चारों तरफ हर तरफ तबाही मच गई। तबाही हो गई तो चाहे जगह की तबाही हो, किसी के करियर की तबाही हो, तबाही मतलब हो गया फेलियर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सक्सेस। तो करेक्ट आंसर यहां पे सक्सेस हो जाएगा। सोचो कितना अलग तरीके का सिमिलर बनाया के दिया है, मतलब अपोजिट बना के दिया है, कितना डिफरेंट है यार। मतलब कैटास्ट्रॉफी से बच्चा को सक्सेस तक लेकर आना कितना अलग टाइप का है कि नहीं, एकदम अलग थलग ही है। आप सोचिए कैटास्ट्रॉफी होती आपदा, तो आफ्ता के लिए सिक्योर होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, कुछ इस टाइप के वर्ड्स होने चाहिए, उसने सक्सेस डाल दिया है, एकदम डिफरेंट है। तो उसको इस तरीके से लिंक किया कि भैया आपके करियर में आपदा आ गई है तो इसका मतलब आप फेल हो गए। फेल होने का उल्टा क्या है, सक्सेस, कुछ उस टोन में चला गया। अच्छा, कैटास्ट्रॉफी का बता चुका हूं, पहले सक्सेस का देख लीजिए, सफलता। हर हार्ड वर्क लेड टू ग्रेट सक्सेस इन द एग्जाम, सही बात है, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अब कैटास्ट्रॉफ की स्पेलिंग भी याद रख लेना, CATASTROPHE। एक सडन एंड वाइड स्प्रेड डिजास्टर, सडन आता है कैटास्ट्रॉफ, तो इसी को कहते हैं कैटास्ट्रॉफ। जैसे द अर्थक्वेक वाज अ मेजर कैटास्ट्रॉफ फॉर द रीजन, उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी तबाही थी, तो ये हो गया हमारा। अब बाकी देखो, नर्चर क्या होता है, पालन पोषण करना किसी का, तो केयर फॉर एंड एनकरेज ग्रोथ, नर्चर करना। जैसे एक खेत में भैंसिया घुस आई, तो भैंसिया खेत का सारा चारा चरे जा रही थी, तो किसान ने कहा भैंसिया से, अरे भैंसिया ना चर, हमारी फसल को नर्चर होने दे। नर्चर मतलब ग्रो होने दे, समझ गए ना। सो नर्चर मीन्स हो गया कि उसकी केयर हो और वो ग्रो हो, उसको हो। पेरेंट्स शुड नर्चर देयर चिल्ड्रेन विद लव, माता पिता को अपने बच्चे को बड़े प्यार से बड़ा करना चाहिए, डांट डांट के नहीं करना चाहिए। इमैकुलेट होता है एकदम साफ सुथरा, दोष रहित, दाग रहित, परफेक्टली क्लीन। कोई चीज एकदम साफ सुथरा है ना, बिल्कुल साफ सुथरा है, हम उसे कहते हैं बच्चे इमैकुलेट। इमैकू कभी लेट नहीं होता है, इसका चरित्र, इसका जो किरदार है वो बिल्कुल इमैकुलेट है। ये ट्रिक से याद हो जाएगा। हर हाउस वॉज इमैकुलेट एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ठीक है। और डिजास्टर मींस आपदा बता चुके हैं आपको, जैसे द फ्लड वॉज अ टेरिबल डिजास्टर फॉर द टाउन। सो ये आपके सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। पांचों वर्ड्स तैयार हो गए अच्छे से। कौन कौन से, कैटास्ट्रॉफ, सक्सेस, नर्चर, इमैकुलेट एंड डिजास्टर, बिल्कुल सही आपने कहा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्या है,
Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment. Beyond skills, experience, and training, companies search for applicants who display excitement. Those they believe shall carry out allocated responsibilities cheerfully and cooperatively. अब आपको shall carry out allocated responsibility का सब्स्टिट्यूट खोजना है. पहला ऑप्शन है shall take up any designated obligation. दूसरा है will execute assigned duty. तीसरा है will demonstrate non-biased work. और चौथा है should pick up all skills and works. करेक्ट आंसर होना चाहिए will execute assigned duties, क्योंकि उसने क्या कहा, shall carry out allocated responsibility. जो allocated कि भैया तुम्हारे हिस्से में ये responsibility allocate कर दी गई है, सौंप दी गई है, तुम्हारे नाम पे ये पर्चा बना दिया गया, भैया तुम्हें ही इसको क्या करो, कैरी आउट करो. तो यानी कि वो एग्जीक्यूट करना है जो भी असाइंड ड्यूटीज हैं. तो ये एक नए पैटर्न पे सवाल पूछ लिया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में कुछ अलग तरीके का. समझ गए ना दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी. आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट्स विद हिज नेबर राम, यानी अपने पड़ोसी राम के साथ ईयर्स ऑफ फाइट के पश्चात शेखर ने डिसाइड किया टू होल्ड आउट द डैश एंड इनवाइटेड राम टू टी. यानी कि सालों साल पहले झगड़ा हुआ पड़ोसी के साथ, है ना. यानी पड़ोसी राम नाम के एक पड़ोसी थे, उनके साथ सालों झगड़ा के बाद अब शेखर ने सोचा कि छोड़ो यार, झगड़ा बगड़ा खत्म करते हैं, बुलाओ यार, पड़ोसी है, चाय पे बुलाओ. तो चाय पे बुलाने का मतलब है अब वो झगड़ा खत्म करके शांति लाना चाहते हैं, है ना. पोकर फेस, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, चिप्स ऑन शोल्डर, ऑलिव ब्रांच. ऑलिव ब्रांच मीन्स होता है थोड़ा पीस मेंटेन करना. अ सिंबल और ऑफर ऑफ पीस, यानी ऑलिव ब्रांच होगा यहां पे सही जवाब. शांति का प्रस्ताव या प्रतीक को कहते हैं ऑलिव ब्रांच. प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से फिर से देख लीजिए. सवाल ने क्या पूछा कि सालों साल राम, पड़ोसी राम के साथ झगड़ा के पश्चात शेखर ने डिसाइड किया टू होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच, यानी अब शांति को होल्ड आउट, अब विवाद को खत्म करके शांति को पकड़ लेना है एंड इनवाइट करना है राम को टू टी चाय पर, है ना. तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स ऑलिव ब्रांच ये इडियम आपकी फिट बैठेगी. जैसे एक और एग्जांपल देखो. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लीडर ऑफर्ड एन ऑलिव ब्रांच, किसको, टू द अपोजिंग पार्टी को. बन गया. अदर ऑप्शंस में देखो पोकर फेस क्या होता है, ये भी एक इडियम है. इसका मतलब है एक ऐसा एक्सप्रेशनलेस फेस जिस चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, दैट शोज नो इमोशन. इस प्रकार के फेस, विदाउट इमोशन वाले फेस को हम कहते हैं पोकर फेस. पोकर फेस है वो, पोकर. अगला देखो, कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज. एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करना, इसका मतलब क्या है, क्या एप्पल ऑरेंज एक जैसी चीज है? अलग है भाई. तो कंपेयरिंग टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, दो एकदम अलग चीजों को कंपेयर करना कहते हैं. असंगत चीजों की तुलना करना, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस. तीसरा है चिप ऑन शोल्डर. चिप शोल्डर पे लगा है, मतलब होल्डिंग अ ग्रज और फीलिंग एंग्री अबाउट समथिंग. नाराजगी या शिकायत को पालना, उसे कहते हैं चिप ऑन शोल्डर. तो शोल्डर पे चिप लगा के घूम रहा है, इसका मतलब चिप जो इरिटेशन ला रहा है उसको वो उतार भी नहीं रहा है, निकाल भी नहीं रहा, और लगातार उसको लगाया हुआ है. तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब हो गया कि थोड़ा सा नाराजगी या शिकायत को पालते रहना, उसको खत्म नहीं करना, क्योंकि चिप तो शोल्डर में लग गया ना, निकाल तो रहा नहीं उसको. तो होल्डिंग अ ग्रज, गुस्सा को होल्ड रखना, या फीलिंग एंग्री, गुस्सा महसूस करना, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में. तो ये आपके काफी अच्छे ऑप्शंस हो गए. इनकरेक्टली स्पेल्ड, कौन सी स्पेलिंग गलत है? सेंटेनरी है, कंज्यूमरिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, कंटेम्प्टिबल है, काउंटेम्प्टिबल लिखा हुआ है. कंटेम्प्टिबल होता है, कंटेम्प्टिबल. यू क्यों लगा दिया? CONTEMPTIBLE, यहां पे जो ये यू लिखा हुआ है ये गलत है, CON केवल होना चाहिए. इसका मतलब है डिजर्विंग हेट्रेड और स्कॉन, जो घृणास्पद है. कंटेम्प्टिबल मींस होता है हेटफुल, डिटेस्टेबल, है ना, हेटफुल, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्टिबल. कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल. जैसे हिज कंटेम्प्टिबल बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, उसके हेट करने वाली आदत ने हर किसी को शॉक कर दिया. तो कंटेम्प्टिबल क्या हो जाएगा? समथिंग जो हेटफुल है.
राइट, डिजर्विंग हेट्रेड और स्कॉन। स्कॉन मतलब भी होता है निंदा, डिसरिस्पेक्ट, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, बाकी ऑप्शंस पे आ जाओ, जैसे सेंटेनरी। सेंटेनरी सेंचुरी से ऐसा लग रहा है मैच कर रहा है, तो 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की 100वीं सालगिरह, उसको कहते हैं सेंटेनरी। सेंटेनरी मतलब 100वीं शताब्दी, 100वीं शताब्दी, शताब्दी 100 की ही होती है। द यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी लास्ट ईयर। यूनिवर्सिटी ने पिछले साल अपना सेंटेनरी सेलिब्रेट किया, यानी अपने 100 साल पूरे किए। कंज्यूमरिस्ट क्या है? रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, जिसको उपभोक्तावादी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमरिस्ट। कैसे यूज करेंगे? द एड रिफ्लेक्ट्स द कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। जो एड है वो रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमरिस्ट कल्चर मॉडर्न सोसाइटी का, कि किस तरीके से कंज्यूमर हमारे, उनकी क्या आदतें हैं, किस तरीके का उनका इंटेंशन है, क्या चीज उनका है, हाव भाव, सब कुछ वैसा ही है ना। और कैपिटलिस्ट, कैपिटल से याद रखिए, कैपिटल मींस होता है पूंजी, कैपिटलिस्ट मींस होता है पूंजीवादी, यानी सपोर्टिंग प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट्स, दैट इज पूंजीवादी। ठीक है। ही बिलीव्स इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉर फास्टर ग्रोथ, ये बन गया आपका कैपिटलिस्ट। बढ़िया है ना, आगे बढ़ो। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ ग्लास जार। प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम बताना है, अपोजिट। अब दुनिया जानती है स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कमजोर, और कमजोर की इंग्लिश आपके पास है वीक, तो आंसर आपका होगा वीक। काफी आसान सा क्वेश्चन आ गया ये वाला। माइटी होता है पावरफुल, शक्तिशाली, वेरी पावरफुल, और स्ट्रॉन्ग को माइटी कहते हैं। इसीलिए ईश्वर को बोला जाता है ऑल माइटी गॉड। जय हो, हर हर शंभु। सो गाइस, यहां पे माइटी का मतलब हो गया शक्तिशाली, वेरी पावरफुल। द माइटी वॉरियर डिफीटेड ऑल हिज एनिमीज। छावा मूवी देखी है ना आपने, संभाजी महाराज, सारे एनिमीज को धराशायी कर दिया था उन्होंने, तो वो माइटी वॉरियर थे। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही जटिल है यार, नॉट वेरी इजी, बहुत उलझा हुआ है, हार्ड टू अंडरस्टैंड और डील विथ, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपने कहा दिस रिलेशनशिप इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये चलेगा नहीं यार, दिस मैन इज कॉम्प्लिकेटेड, समझ में नहीं आ रहा कैसा आदमी है यार, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट ही इज हैविंग, राइट, ही हैज व्हाटएवर। द इंस्ट्रक्शंस वर टू कॉम्प्लिकेटेड टू फॉलो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे फॉलो करना। अच्छा, रग्ड क्या होता है? RUGGED, जिसका मतलब है रफ और अनइवन इन सरफेस और करेक्टर। ऊबड़ खाबड़ को कहते हैं बच्चे रग्ड। दे हाइक्ड अक्रॉस द रग्ड टेरेन, एक एग्जांपल भी ले लिया। रग्ड मींस होता है ऊबड़ खाबड़, अनइवन सरफेस जो होता है उसको हम कहते हैं रग्ड, RUGGE। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अंडरलाइंड ईडियम के लिए बताना है कुछ। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो। अब इसका मोटो क्या है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। जब जिंदगी तुमको नींबू दे, मतलब लाइफ तुम्हें नींबू दे, नींबू देने का मतलब है तुम्हारी जिंदगी में उस हिसाब से चीजें नहीं चल रही है, खट्टा गई है जिंदगी। नींबू देने का मतलब है जिंदगी खट्टा गई है। तो जब जीवन तुम्हें तुम्हारे हिसाब से चीजें ना करे, नींबू दे, तो नींबू का क्या बना लो? शिकंजी बना लो। लेमन का लेमनेड बना लो, शिकंजी बना लो। मतलब क्या हुआ कि आपको कोई पत्थर मारे तो सर फोड़ के रोना नहीं है, बल्कि कैच करके उससे अपने घर की दीवारें बना लेनी है। समझ गए? हर एक जिंदगी में फूल नहीं बरसते हर किसी की लाइफ में। सो आपके 4 ऑप्शंस हैं। अर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस, दूसरा है नॉरिश हेल्थ, तीसरा एंजॉय द मोस्ट व्हेन द सीजन इज फेवरेबल, मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। यही तो है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपना बेस्ट कर लेना। तुमको किसी ने नींबू दिया कि नींबू दो, इसका दांत खराब हो जाए, गोठिल हो जाए, आपने शिकंजी बना लिया, तो नींबू देना मतलब सिचुएशन वाज डिफिकल्ट। सच में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने ये चीज किया, लोगों ने मुझे परेशानी दी थी किसी जमाने में, जब मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई जब चलती थी, स्कूलिंग था अपना, तो जहां पे हम रहते थे वहां का सीन ही ऐसा था। लोगों ने बहुत जिंदगी में बहुत सारे नींबू फेंके, हमने उस नींबू को जोड़ के अपना शिकंजी बना लिया और आज आपके सामने खड़े हैं दोस्तों। सो लाइफ में हर कोई आपको बढ़िया नहीं मिलेगा दोस्तों, नींबू मारने वाले बहुत मिलेंगे, पत्थर मारने वाले बहुत मिलेंगे। मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन।
ऐसी सिचुएशन में जब आपको हमेशा लोग परेशान करें तो उसका बेस्ट आप उसको पकड़ो और अपने लिए कैसे करो। मैंने एक सीरियल देखा था कृष्णा, कृष्णा मतलब हमारे घर में बच्चे लोग देखते रहते हैं। तो सीरियल में एक बहुत अच्छी चीज थी कि एक राक्षस आया और वो गांव वालों पे, जब कन्हैया छोटे से थे, गांव वालों पे वो पत्थर फेंक रहा था, कभी कुछ फेंक रहा था, कभी सांप जादू से कर दे रहा था। तो कन्हैया बस बैठे थे, कुछ ऐसे करते थे और वो चीज जो उनके ऊपर सांप बन के जा रही होती है, कुछ ना कुछ खराब बन के जा रही होती है, वो फूलों में तब्दील हो जाती है ना, मतलब सॉफ्ट चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका इंटेंशन सही है ना, तो किसी का कुछ भी आने दो, आपका बुरा कभी नहीं होगा। ठीक है, कन्हैया सबके साथ है। आ जाओ, नेक्स्ट है मोनोटोनस। अपोजिट चाहिए। मोनोटोनस क्या होता है? समथिंग दैट इज मोनोटोनस, दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, बहुत डल है, बहुत ही फीका है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है आपको, उसे मोनोटोनस कहते हैं। अब अपोजिट का मतलब हो जाएगा भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। अपोजिट मांग रहा है एंटोनिम। टायरसम थका हुआ, टेडियस है, बोरिंग, एनग्रॉसिंग क्योंकि रैशनल है, एनग्रॉसिंग यही बचेगा। फुली कैप्चरिंग अटेंशन, मनमोहक, मतलब आपका ध्यान अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो वो जाहिर सी बात है बोरिंग चीज नहीं होगी। अगर कोई चीज आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है तो वो कभी बोरिंग हो ही नहीं सकती, है ना। तो सही आंसर एनग्रॉसिंग को जाएगा, मनमोहक। द मूवी वॉज सो एनग्रॉसिंग दैट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। अब मोनोटोनस का मतलब होता है डल एंड रिपीटेटिव, बहुत नीरस यार, बहुत ही बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग थिंग। His job became monotonous after a few months. कुछ महीने के बाद उसकी नौकरी मोनोटोनस हो गई, अब उसको मजा ही नहीं आ रहा, वो कह रहे कहां फंस गए भाई साहब। बच्चे टायरसम मतलब होता है बहुत ही ज्यादा थका है वो। आपने टायर्ड सुना होगा ना, TIRED, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और टायरसम आपका ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे द लॉन्ग लेक्चर वॉज टायरसम फॉर द स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी टायरसम है, जिसके आखिरी में सम आ जाता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, ट्रबलसम, टायरसम, है ना। दूसरा देखो टेडियस, टेडियस मींस होता है बहुत ही उबाऊ, टू लॉन्ग, स्लो और बोरिंग, उसे टेडियस कहते हैं, है ना। फिलिंग आउट द फॉर्म्स वाज अ टेडियस टास्क, भाई कोई और भर दो इसकी जगह पे। तीसरा रैशनल मींस होता है तार्किक, बेस्ड ऑन रीजन और लॉजिक, उसको कहते हैं रैशनल। शी मेड अ रैशनल डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग द फैक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, और आपका प्रश्न का जो आंसर होगा दैट विल बी एनग्रॉसिंग। मोनोटोनस होता है बहुत ही फीका, बहुत ही नीरस, जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, और एनग्रॉसिंग का मतलब है अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, मन मोह लेने वाला, एंटाइसिंग बहुत ही ज्यादा, एल्यूरिंग, एंचैंटिंग, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट, यू नीड टू बी कॉन्शियस एनफ टू लिसन टू द क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्पेलिंग निकालनी है। देखो LISTEN सही है, QUESTION सही है, ENOUGS सही है, 3 सही है, कॉन्शियस गलत। CONSCI कॉन्शियस की स्पेलिंग में S मिसिंग था दोस्तों, यहां पे देखो S नहीं है ना। तो कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत होना, कहते हैं ये हेल्थ कॉन्शियस है, मतलब हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा सचेत है ये आदमी, ये लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज कॉन्शियस। Conscious, which means aware of and responding to surroundings, सचेत होना, right? जैसे he was conscious during the entire surgery, वो conscious था, so ये हो गया conscious। listen मतलब सुनना, हमेशा याद रखिएगा listen के साथ preposition to यूज किया जाता है, listen, LISTEN, listen to होता है, ध्यान रखिएगा। question, QUESTN, एनफ मींस होता है पर्याप्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्चरस सिचुएशन। आपको सिमिलर बताना है रैप्चरस का, एक्सटैटिक, टेरिफाइंग, मिसलीडिंग, डिजास्टर्स। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं? टेरिफाइंग होता है भयानक, मिसलीडिंग होता है मार्ग से भ्रमित करने वाला, डिजास्टर्स अभी डिजास्टर किया था जो तबाही मचा दे, आपदा से भरपूर है। अब आपका रैप्चरस जो है, अब सिमिलर चाहिए तो पॉजिटिव वर्ड है, वो पॉजिटिव एक ही अकेला बच गया, दैट इज एक्सटैटिक। देखो बच्चे, एक्सटैटिक मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश होना। एक्सटैटिक, जिसको इश्क हो जाता है ना, जिसको इश्क हो जाता है, इश्क हो गया, इसको इश्क हो गया, इसलिए ये हमेशा एक्सटैटिक रहता है, एक्सटैटिक।
मुस्कुराता रहता है ऐसे, तो इसको गया तो एक्सटैटिक रहता है। ये केवल ट्रिक बता रहा हूं बस। शी वॉज एक्सटैटिक आफ्टर विनिंग द प्राइज। वो एक्सटैटिक थी जब विनिंग कर ली, उस प्राइज को विन कर लिया। तो रैप्चरस क्या होता है? बहुत ही जोशीला, बहुत ही खुश, बहुत ही ज्यादा उल्लसित। जो लोग रैप में गाना गाते हैं ना, अपना टाइम आएगा आएगा आएगा, अब रैप शुरू हुआ तो लोग सारे के सारे क्या हो जाते हैं? रैप्चरस, दैट इज खुश हो जाते हैं। द ऑडियंस गेव अ रैप्चरस अपलॉज। ऑडियंस ने बहुत ही जोशीला अपलॉज दिया, तालियां पीट पीट कर। तो रैप्चरस इज जोशीला। गॉट इट एवरीवन? रैप्चरस इज जोशीला। ठीक है, बाकी देखते हैं। टेरिफाइंग, टेरिबल, भयानक, भयावह, कॉजिंग ग्रेट फियर, हम उसे टेरिफाइंग कहते हैं। दिस इज टेरिफाइंग, द मैन वॉज टेरिफाइंग, द इंसिडेंट वॉज टेरिफाइंग, द न्यूज वॉज टेरिफाइंग, है ना? सो टेरिफाइंग दैट इज भयावह, जो बहुत ही ज्यादा डर जिससे लगे। द मूवी वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। अगला देखो, मिस लीडिंग। अगर मैं मिस हटाता हूं तो लीडिंग मतलब जो लीड करे, और मिस लीडिंग मतलब हो गया रॉन्ग आइडिया दे, गिविंग अ रॉन्ग आइडिया, भ्रमित करने वाला, मिस लीड कर रहा है ना? कहना कुछ और था, कह कुछ और रहा है। द एडवर्टीजमेंट वॉज मिसलीडिंग। एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग था। अगला देखो, डिजास्ट्रस मीन्स होता है विनाशकारी, कॉजिंग ग्रेट डैमेज। डिजास्ट्रस, अभी डिजास्टर हम लोगों ने किया था। द फ्लड हैड डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑन द विलेज, यानी कि जो फ्लड है, बाढ़ आया, उसका डिजास्ट्रस इफेक्ट्स रहा ऑन द विलेज, गांव पे दोस्तों। तो ये आपके डिजास्टर्स बना है। लीड, मिसलीड, मिसलीडिंग, टेरिफाई, टेरिफाइंग, रैप्चर, रैप्चरस, एक्सटैटिक। हो गए ना सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस? नेक्स्ट पे आते हैं। सब्स्टिट्यूट निकालिए दोस्तों। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड। मां ने बच्चे से पूछा, विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगी, हु डिड अकंपनी यू टू द एयरपोर्ट। आप एक चीज अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी WH वर्ड बीच में आ जाए, कोई भी WH वर्ड अगर बीच में आ जाए, तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखकर वर्ब लिखनी होती है, और यहां पे देखो वर्ब लिखकर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो गलत है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये क्वेश्चन। अब हु अकंपनीज, जब बात पास्ट की हो रही है, विल यू टेल मी हु डिड अकंपनी यू टू द एयरपोर्ट, पास्ट में किसने तुम्हारी मदद करी एयरपोर्ट पे, तो पास्ट है। प्रेजेंट लिखा हुआ है, डायरेक्ट बगल में हेल्पिंग ऑफ, डायरेक्ट बगल में हेल्पिंग ऑफ। तीन ऑप्शंस कट गए, केवल एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर आंसर। ये आपका WH वर्ड हो गया। अब आपके पास देखो, ध्यान से सुनो, डिड अकंपनी यू, डिड अकंपनी, ये चीज हम, अगर आपने यहां पे हु लिख दिया ना, तो ये खुद आपके सब्जेक्टिव काम कर रहा है। अब सीधा इसके बाद मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म लगाओ, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो। डिड अलग क्यों किया? इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं। आपको डिड लगाने के लिए किसी भी WH वर्ड में अगर आपको डिड लिखना है, तो बेटा इसके बगल में सब्जेक्ट चाहिए, फिर मेन ऑफ चाहिए। आपके पास ये कंपनी मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि ये हु खुद ही सब्जेक्ट है, ये खुद ही सब्जेक्ट है, इसी को तो पता लगाना है जिसने कंपनी किया। तो जब तुम्हारे पास सब्जेक्ट दिया होता है तो डिड तब लगाते हो जब नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नहीं है तो सीधा क्या लगाते हो, मेन ऑफ की सेकेंड फॉर्म इन पास्ट इंडेफिनिट। दैट्स व्हाई वी विल राइट अकंपनीड, अकंपनीड यहां पे करेंगे। गॉट इट बच्चा? ओह, पैरा जंपर, चलो अरेंज करते हैं। अरेंज करो आप भी, चलो फटाफट अरेंज करो जल्दी से। बहुत ही बेसिक सा है बच्चे, केवल फर्स्ट पार्ट खोज लो, काम हो जाएगा। बहुत छोटा सा कहानी में, केवल फर्स्ट पार्ट खोजो। सबसे शुरुआत कहां से होगी इस कहानी में? बचपन से। माय डियर स्टूडेंट्स, बचपन से शुरू होगा, बचपन से। एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल, जब से मैं एक छोटी सी लड़की थी, आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रैवलिंग ओवरसीज, दिस इज माई बचपन। और फिर इसके बाद सारी कहानियां बनती गई कि मैंने ट्रेवल किया, यहाँ पे मुझे यहाँ जाने को मिला, मेरा ये सपना हुआ, ये सपना हुआ। तो मेरे बचपन से ये शुरू हुआ ना। तो आपका पहला पार्ट यहाँ पे सी होना चाहिए, और इन चारों ऑप्शंस में देखो सी है आपकी केवल
अब एक बार इस ऑर्डर में पढ़ के देखो कि एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रैवलिंग ओवरसीज, strange lands, exciting places and new cultures have always fascinated me. ठीक है, अब उसके बाद फिर इसके बाद इन सभी चीजों ने मुझे हमेशा फैसिनेट किया, मुझे मौका मिला ट्रेवल करने का टू इंग्लैंड। ये पार्ट आपका हो गया क्योंकि ट्रेवल का सपना था और यहां पे उसका पूरा। दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू, अब सपना पूरा कैसे हुआ, मुझे ट्रेवल करने का मौका मिला, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। आगे आओ, रेक्टिफाई का सिनोनिम चाहिए। रेक्टिफाई, कोई चीज रेक्टिफाई करने का मतलब है उसमें सुधार करना। ठीक है, जब संविधान में सुधार होता है तो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है। अमेंडमेंट, अमेंड मतलब होता है सुधार करना, अमेंडमेंट होता है सुधार। नाउन और वर्ब का खेल है बस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर यहां पे अमेंड को जाएगा। टू चेंज और इंप्रूव समथिंग, कोई चीज को सुधार करना, दैट इज अमेंड करना। जैसे द लॉ वॉज अमेंडेड टू एड्रेस न्यू इश्यूज। ठीक है, दूसरा रेक्टिफाई मतलब भी सुधारना, टू करेक्ट या फिक्स करना। ही रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स इन हिज रिपोर्ट। ओके, ये नया वर्ड देखो, मार, MAR। मार का मतलब होता है टू डैमेज या स्पॉइल, कोई चीज को नष्ट कर देना, दैट इज मार करना। एक परिवार, दो परिवार के बीच में हो गई मार और दोनों ने एक दूसरे के घर को कर दिया मार। मार मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया। द स्क्रैच मार द सरफेस ऑफ द कार, स्क्रैचेस ने कार के सरफेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दूसरा करप्ट, जानते ही हो, भ्रष्ट करना। टू मेक मोरली बैड और डिसऑनेस्ट को करप्ट कहते हैं। द पॉलिटिशियंस वाज एक्यूज्ड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। और तीसरा अपसेट मतलब भी बहुत ही व्यथित होना या तो बड़ा ही डिस्टर्ब होना, परेशान। कहते हैं भाई तुम इतना अपसेट काहे हो, तो आदमी अपसेट है, भाई अपसेट है, इसका मतलब वो परेशान है ना, अपसेट। द न्यूज अपसेट हर ग्रेटली, न्यूज ने उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, व्यथित कर दिया, परेशान कर दिया। आगे देखो, टू डैश द टिकट अमित हैड टू विजिट द ट्रेवल एजेंसी मेनी टाइम्स। टिकट को कंफर्म करने के लिए अमित को ट्रेवल एजेंसी कई बार जाना पड़ा। टिकट को कंफर्म करने के लिए, टिकट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो होगा नहीं, कंफर्म भी नहीं होगा, कन्वेंशन भी नहीं होगा। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कन्वेंशन तो वैसे ही साइड हो जाएगा। कंफर्म फिट्स बेस्ट, टिकट को कंफर्म करने के लिए, कंफर्म मतलब होता है टू वेरीफाई और वैलिडेट, पुष्टि करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। प्लीज कंफर्म योर अटेंडेंस फॉर द मीटिंग। ओके, दूसरा देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू मेक समथिंग स्मॉलर और शॉर्टर। एक होता है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कुछ करने के लिए कि भैया इनको जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एक तो वो वाला भी होता है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज का सिकुड़ जाना। जैसे आप कॉटन का कपड़ा लेकर आए, आपने धुल दिया, कपड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया। द फैब्रिक कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट गेट्स कोल्ड, है ना, हो ही जाता है। कंफर्म, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। कंफर्म मींस होता है टू कंप्लाई विद रूल्स और स्टैंडर्ड्स, यानी किसी चीज के अनुरूप होना। जैसे ही हैड टू कंफर्म टू द न्यू ड्रेस कोड, उसे न्यू ड्रेस कोड को ओबे करना पड़ेगा, न्यू ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा, न्यू ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। तो कंफर्म होता है किसी चीज का पालन करना और कंफर्म होता है पुष्टि करना। और तीसरा वर्ड है कन्वेंशन। एक फॉर्मल मीटिंग और एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस को हम कन्वेंशन कहते हैं, संपत्ति या परंपरा। जैसे द कन्वेंशन विल बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क दिस ईयर, तो एक फॉर्मल मीटिंग करी जाएगी न्यूयॉर्क में इस साल, दैट इज कन्वेंशन। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से भाइयों? समझ में आ रहा है? हम लोग अभी 15 क्वेश्चंस पर पहुंचे हैं, अभी 10 सवाल और बाकी है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये इतना डीप में एनालिसिस मैं इसलिए करा रहा हूं, ऑप्शंस के भी एग्जांपल्स दे देकर, ताकि आपको कभी ऑप्शन अगर प्रश्न बने तो आपके लिए दिक्कत ना हो। दोस्तों, एसएससी इतने एग्जाम्स कंडक्ट कराती है कि एसएससी या किसी भी एजेंसी की औकात नहीं है कि हर एग्जाम के लिए नए क्वेश्चन पेपर बना दे जो कभी रिपीट नहीं हुआ। किसी की औकात नहीं है, किसी भी एजेंसी की औकात नहीं भाई। अगर क्वेश्चन पेपर बनाना होगा ना तो उसको 5000 अलग से रिक्रूट करने पड़ जाएंगे, फिर पेपर में ऑथेंटिसिटी ही नहीं रहेगी, कोई ना कोई आउट कर ही देगा पेपर। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, किसी पेपर के ऑप्शन, किसी पेपर में पूछे गए प्रश्नों के ऑप्शन किसी दूसरे पेपर के प्रश्न बन जाते हैं।
तो इसलिए ऑप्शंस को इतने डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। चलो एरर फाइंड करते हैं। माय ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। कितना आसान सा सवाल है। क्वेश्चन समझना है, जैसे लिखा हुआ है माय ब्रदर, मेरा भाई, रिसीव्ड मींस होता है प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? हिज एमबीए डिग्री, अपनी एमबीए डिग्री प्राप्त किया। अब ये डिग्री जो प्राप्त किया तो यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया, यानी जो डिग्री पहले यूनिवर्सिटी के पास थी अब वो उसके भाई के पास आ गई, इस हाथ से इस हाथ पे चली गई ना। तो ये यूनिवर्सिटी का हाथ है। अगर भाई ने यूनिवर्सिटी के हाथ से डिग्री ले ली, मतलब ऑफिस से कहीं भी, ऐसे समझाने के लिए समझा रहा हूं, तो यूनिवर्सिटी से वो डिग्री अलग हो गई। जब कहीं से कोई चीज अलग होती है तो वहां पे इनटू नहीं लगाते, इनटू में तो उसके अंदर घुसती है। अलग के केस में प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय ब्रदर received his MBA degree from the university last year. This is the answer. Next question. पैराजंबल फिर से आ गया, चलिए करिए इसमें। सबसे पहला पार्ट आपका ए शुरू हो रहा है और उसके बाद ये आ रहा है, लास्ट में आपका बी आ रहा है। देखो समझाता हूं कैसे। यहां से शुरुआत हो रही है मोबाइल फोन्स, क्योंकि बाकी सभी में इसके लिए डिपेंडेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, हर जगह पे दिया हुआ है। तो ये जो इट है वो एक्चुअली आपके मोबाइल फोन्स के लिए है, ठीक है। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरा, इट इज मोस्ट वाइडली, अब ये पॉपुलर हो रहा है क्योंकि ये वाइडली यूज्ड होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में आज की डेट में। आज ये बहुत ही अफोर्डेबल है और अवेलेबल है। तो तीन बातें पहले पॉजिटिव कही कि ये पॉपुलर हो रहा है, वाइडली यूज्ड होता है, अफोर्डेबल है और हर जगह पे अवेलेबल है। तीन बातें पॉजिटिव हो गई। किंतु अब यहां पे कमी बताएगा कि ये हार्म भी करता है बहुत सारे तरीकों से भी। तो पैटर्न है इसका कि एक जैसी चीजें एक साथ लिखते चले जाओ, फिर जब कुछ दूसरा शुरू हो तो उसके बाद शुरू करो। यही तो किया इसमें दोस्तों, इस पैटर्न के अनुसार। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी को जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, कैपेबल नहीं है डिफीट करने में, इनकैपेबल है। तो आपके चार ऑप्शन है। इनविजिबल तो नहीं होगा, अनएवॉइडेबल भी नहीं होगा, लेकिन इनविंसिबल होगा। इनविंसिबल का मतलब है अनबीटेबल है या अनकंकरेबल है, अजय है, अजय है, उसको हराया नहीं जा सकता। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड। हिज करेज मेड हिम फील इनविंसिबल। अब वो अजय है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी देखो, इनविजिबल जो विजिबल नहीं होता है उसको इनविजिबल कहते हैं। अनेबल टू बी सीन, जो दिखाई ही ना दे। द इनविजिबल मैन डिसअपीयर्ड विदाउट अ ट्रेस। दूसरा देखिए, अनएवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू अवॉइड, है ना। द ट्रैफिक जाम वॉज अनएवॉइडेबल ड्यू टू द एक्सीडेंट। और इन इलेक्टेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अवॉइड और एस्केप, ये भी वही हो गया। द इनइलेक्टेबल ट्रुथ इवेंचुअली केम टू लाइट। तो ये दो एक जैसी मीनिंग के हो गए। इनविजिबल जो विजिबल ही नहीं है, और इनविंसिबल जिसको हराया ही नहीं जा सकता। हु इनवाइटेड यू टू द पार्टी, एक्टिव पैसिव वॉइस है। हु इनवाइटेड यू, हु का बाय हुम हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट वॉज होना चाहिए, यहां पे ये लगा दिया। जस्ट बगल में हेल्पिंग ऑफ चाहिए, जस्ट बगल में हेल्पिंग ऑफ चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कोई भी WH वर्ड जब सवाल पूछेगा तो जस्ट बगल में हेल्पिंग ऑफ चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हेल्पिंग ऑफ या अब चाहिए। तो बाय हुम वॉज यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी, है ना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सही आंसर आपके सामने ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। He replied in a dry tone, ouch, I will not work for you anymore. अरे बच्चे, बड़ा बेसिक सी एरर है। जैसे he replied पास्ट में है, in a dry tone, अब आगे लिखा ouch, फिर लिखा I, फिर will। I के साथ हमें जनरली shall लिखना होता है, shall, तो I shall कर दीजिए। I shall not work for you anymore। अब मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ बनेगा।
20 हो गए। अब आ जाइए क्लोज टेस्ट करते हैं। आप देखो पैराग्राफ का साइज कितना बड़ा है क्लोज टेस्ट का, लेकिन भाई साहब इतना आसान है ना, मैं क्या ही बताऊं। जैसे देखो गांधी जी, फिर डैश फादर ऑफ द नेशन, ये नाउन है, ये ऑफ है, ये नाउन है। यहां पे क्या चाहिए अपने को, द फादर ऑफ द नेशन। सही जवाब आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, है ना आसान। दूसरा देखो, गांधी जी द फादर ऑफ द इंडियन नेशन प्रैक्टिस्ड अहिंसा इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ही फर्मली बिलीव्ड दैट नॉन वायलेंस इज नॉट मीन्ड मेयरली फॉर मॉन्क्स। वो उनका यकीन था कि नॉन वायलेंस केवल मॉन्क्स के लिए, संतों के लिए, पुजारियों के लिए नहीं है, बल्कि ये कॉमनर्स के लिए भी है। यानी नॉन वायलेंस, अहिंसा हम सब के लिए है। इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ, यदि हिंसा कानून है किसी का, डैश का, डैश बीट्स का, तो नॉन वायलेंस, अहिंसा इज द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज। आहा, कितनी बढ़िया बात कही उसने। कहा अहिंसा जो है, मार काट नहीं करना, वो सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज का लॉ है। जैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंसा है लॉ किसका, फॉरेस्ट लिविंग, लाइफ अलाइव, फॉरेस्ट लिव्ड, फॉरेस्ट लिविंग स्पीसीज। माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी वो कह रहा है कि जिस प्रकार से हिंसा जंगल में रहने वाले लोगों के लिए है, जंगल में रहने वाले बीट्स करते हैं हिंसा, ठीक वैसे ही अहिंसा सिविलाइज्ड लोगों के लिए है। तो यहां पे आ जाएगा आपका फॉरेस्ट लिविंग। फिर आगे क्या कहता है, द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव एंड सो ही नोज नो लॉ, ही नोज ओनली फिजिकल माइट। द डिग्निटी ऑफ मैन रिक्वायर्स obedience to a higher law, to strength of the spirit. Gandhi said, Ahimsa to Gandhi ji meant that one should love all, even dash enemies. यहां तक कि अपने दुश्मनों को भी। तो जैसे यहां पे वन शुड लिखे हो ना, तो वन से ही बनेगा यहां पे वंस एनिमीज। ये है आंसर, ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, वंस एनिमीज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। एंड expression of love, ahimsa, should be in such a manner that it impresses itself indelibly upon the so-called enemy, and then the enemy must return that love. It is a practically dash philosophy. adjective चाहिए यहां पे, prove adjective नहीं है, proven है, proven, it's a proven philosophy, proven adjective की तरह काम करेगा यहां पे। ठीक है, गांधी जी was realistic. He believed that non-violence provides the fullest protection to one's self-respect and a sense of humor. It won't work in the defense of dash gains. It won't work, यानी non-violence नहीं work करेगा in the defense of dash gains. Relevant gains, ill-will gains, ill-gotten gains and immoral acts. Negative है ना, यहां पे भी negative आएगा। सही जवाब आपके पास एक ही है, इल गॉटन, बुराई, ऑब्टेन्ड बाय डिसऑनेस्ट थिंग, इलीगल मींस, बुरी तरीके से कोई चीज का प्राप्त किया गया है, तो यही हो सकता है, और तो कुछ हो ही क्या नहीं। रिलेवेंट पॉजिटिव है, मोरल पॉजिटिव है। इलविल गेन्स का कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे, इल गॉटन है, क्योंकि प्राप्त करने की बात हो रही ना, तो गेन्स आपकी इल गॉटन ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ओके बच्चे, पूरे हो गए 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपका स्कोर इसमें भी अच्छा ही रहा होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए साथियों, आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या आया। Is it 25 out of 25 or less than that? क्या है स्कोर वैसे, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए, मेरा नाम तो आप अच्छे से जानते हैं, और मैं पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूं। आप ये जो ऑनलाइन की दुनिया है ना, जब लोग ऑनलाइन आए नहीं थे ना, तब से हम ऑनलाइन शुरू किए थे। लोगों ने कोविड के बाद शुरू किया, हम कोविड से पहले से शुरू थे, 2016 से बच्चे, और उसके पहले से 2011 से हम पढ़ा रहे हैं। 5 साल ऑफलाइन, उसके बाद से ऑनलाइन। सो बच्चे, इस पूरी करियर में मैंने एक ही चीज देखा है, मेजॉरिटी जिन बच्चों की कामयाब हो जाती है ना, उसमें से ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस पर भी फोकस करते हैं। ये जो हमने सीरीज आपके लिए शुरू करी है ना, ये केवल इस चीज के लिए कि भैया आपसे प्रैक्टिस ना होने की चूक ना होने पाए। हम कराएंगे तो एटलीस्ट आप मेरे साथ तो करेंगे ही करेंगे, घर पे अगर सेल्फ से नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये जो सीरीज आपके लिए शुरू हो चुकी है, इसको डेली बेसिस पे अटेंड करना है। कुछ भी हो जाए, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं मिस करना है।
मैं संदीप केसरवानी आपको अपने 14 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, अगर आपने कुछ महीने हमारी क्लास के हिस्सा बन के आपने दे दिया ना, पूरा का पूरा पेपर ऐसा लगेगा जैसे आपने पूरा पेपर पहले से ही आप पढ़ के आए हो। एकदम डिक्टो सवाल मिलेंगे बच्चे। कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल जैसे क्वेश्चंस भी आपसे बड़ी आसानी से होंगे क्योंकि आपकी स्किल डेवलप हो चुकी होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें, किसी भी हाल में कोई भी क्लास मिस ना हो, ना आपकी जानकार में किसी की, क्योंकि आप शेयर भी आपको करना है हर किसी के पास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिए इसको जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें और आगे जरूर बढ़ें। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।